मेरा पहला सवाल ये है कि जंग में तो जीत एक तरह से सभी ने मान ली, अमेरिका में भी मान ली। अब ये जिनेवा में वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और इसमें भी अपर हैंड ईरान का ही दिख रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? किस दिशा में जा रही है जिनेवा वार्ता? क्या उससे वो हासिल हो रहा है ईरान को जो चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। अब इसको हम थोड़ा सा शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, हुआ क्या है। देखिए, जो एमओयू साइन हुआ है, ये पीस टाइम एमओयू नहीं है, जिसका मतलब है कि दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू बना है लड़ाई के बाद, वो लड़ाई जो कि ईरान जीत चुका है। तो इस एमओयू में एक की हार है और एक की जीत है। इसका मतलब ये है कि जो भी इस एमओयू में लिखा गया है वो ज्यादातर ईरान को फेवर कर रहा है, अमेरिका को नहीं कर रहा है। अच्छा, अमेरिका क्योंकि हार चुका है, इसका मतलब ये है अमेरिका के पास आज मिलिट्री कोई ऑप्शन नहीं है ईरान के खिलाफ वेस्ट एशिया में। इसका आगे मतलब ये हुआ कि जो ये एमओयू है, जो इसमें लिखा हुआ है, ईरान जीती हुई कंट्री है जो इसमें कोई भी तब्दीली नहीं एक्सेप्ट करेगी। अगर इसमें अमेरिका कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मिनिमम है ईरान का, तो ईरान के पास दो ऑप्शंस हैं। ईरान जो है या तो बातचीत से बाहर आ सकता है, जो उन्होंने करा है स्विट्जरलैंड में, और या वो हरमोज बंद कर सकते हैं। तो दोनों उनके पास ऑप्शंस हैं। अब जहां तक ताल्लुक है स्विट्जरलैंड की जो बातचीत हुई थी, जो आपने ठीक बताया कि ईरानियंस ने जो उनका हाथ नहीं मिलाया और वो सब कुछ हुआ, पर अमेरिका जा नहीं कह सकता, क्योंकि अमेरिका के पास, जैसे मैंने आपको बताया, कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो हाथ वगैरह ठीक है, फोटो नहीं हुआ, पर काफी कुछ हासिल हुआ उधर। वहां हासिल ये हुआ है, एक तो हाई रैंकिंग कमेटी बन गई है। उस हाई रैंकिंग कमेटी में ये ईरान की तरफ से अराक्ची है, खालीबाफ है, और अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस है, और मीडिएटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और कतर के। उसके बाद 4 वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं। एक वर्किंग ग्रुप सैंक्शंस पे देखेगा, एक न्यूक्लियर इश्यूज को देखेगा, एक देखेगा रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईरान की, और जो चौथा वाला है वो मॉनिटर करेगा इस एमओयू को कि ये एमओयू में क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि इसको 60 दिन के बाद इसको फाइनल डील में तब्दीली करना है। इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। इन 4 वर्किंग ग्रुप के अलावा एक और डी कॉन्फ्लिक्ट सेल खुल गया है, जो सिर्फ लेबनान की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो अमेरिका है, ईरान है, लेबनीज गवर्नमेंट है, और इसमें मीडिएटर्स है पाकिस्तान और कतर। इसमें इजराइल को नहीं रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन जंग है जो अमेरिका लड़ रहा था वो खत्म हो चुकी है। अमेरिका इस लड़ाई में मेरे हिसाब से अब वापस नहीं आएगा। और जहां तक ताल्लुक है इसका इजराइल का, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसी के लिए ये बनाया गया है सेल। अगर वो नहीं बाज में आएगा तो ये जिम्मेदारी रहेगी ट्रंप और वैंस की, अभी कि उसको आप उनको मतलब सीज फायर करवाइए। उसमें बहुत कुछ अभी और भी होना है, जो काम होगा मॉनिटर सेल का। तो यहाँ पर बातचीत है, इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है, काम हो रहा है। जी, लेकिन एक मुद्दे पर जो मतभेद उभर कर सामने आए हैं, जिसमें जेडी वांस दावा कर रहे हैं कि ईरान ने ये आईईएए से मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दे दी है, यानी जो परमाणु उसके केंद्र हैं उनकी जांच भी कर सकता है, उनकी निगरानी भी कर सकता है। ईरान ने इसका खंडन कर दिया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो दावे प्रतिदावे ये क्यों हो रहे हैं इस तरह से? देखिए, जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। अमेरिका ये वो ताकत है जिसने कोल्ड वॉर जीती थी, जो यूनिपर पोलर वर्ल्ड में पूरी दुनिया पे हावी था। वो आज लड़ाई के मैदान में वेस्ट एशिया में ईरान से हार गया है।
अब वो हार जो है उनको मानना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जो भी बात जेडी वैंस कह रहे हैं और जो भी बात ट्रंप बोल रहे हैं, मुझको लगता नहीं है उसको कोई भी अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि जो इशाक डार है, जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये साफ कहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, ये सैंक्शन का इशू, न्यूक्लियर का इशू और जो मॉनिटरिंग है एमओयू का, ये अभी शुरू होना है। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने साफ कर दिया है कि हम IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो भी हमारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, हम उनको वहां पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो हैं ये एजेंट है अमेरिका के, हम उनको वहां नहीं जाने देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो हमारे हक है अंडर द NPT, वो हम उसको हासिल करेंगे। तो ये न्यूक्लियर की बात है। और तीसरी बात न्यूक्लियर पे ये है, जैसे हम सब जानते हैं, उनके पास जो है स्टॉक पाइल्स हैं न्यूक्लियर की, जो कि करीबन 440 किलोग्राम है, जिसकी एनरिचमेंट 60% तक हो चुकी है। अगर 90% हो जाएगी तो उसको आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। उसके लिए MOU में लिखा गया है कि दोनों साइड जो है वो बातचीत करेंगी और देखेंगी कैसे ऑन साइट पर उसको वहीं पर ही उसकी डाउनग्रेडिंग करी जाए कि उसकी एनरिचमेंट की। पर वो काम, जैसे कि इशाक डार बता रहे हैं, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी उस पर बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। तो देखिए, जो भी बात आज मेरे हिसाब से ईरान बोल रहा है और जो ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है वो बोल रहे हैं, उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। और जो अमेरिका बोल रहा है उसको नजरअंदाज करना चाहिए। और जो पाकिस्तान और कतर बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ये वो हो रही है हालत। जी, लेकिन ये तो आप स्वीकार करेंगे कि ईरान ने ये माना है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। अब न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा तो उस ईरान में न्यूक्लियर बम बनाने की एक्टिविटीज हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, पहली बात यह है, ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने की जरूरत नहीं है। उसका कारण कि बहुत सीधा सा है। अगर आप देखिएगा कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो मई के महीने में, पहले याद करिएगा, वो गए थे मॉस्को। वहां उनकी 1.5 घंटे बातचीत हुई प्रेसिडेंट पुतिन से। उसके बाद वो गए चाइना, वहां उनकी वोंग ही जो फॉरेन मिनिस्टर है उससे बातचीत हुई। वापस आके उन्होंने ये बताया तेहरान के अंदर कि हम चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में लड़ाई के बाद एक रीजनल फ्रेमवर्क बने। रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि बाहर की ताकतें वेस्ट एशिया में ना हो। वेस्ट एशिया की जो भी प्रॉब्लम्स है वो वेस्ट एशिया के जो नुमाइंदे हैं, जो कंट्रीज हैं, वो उसको सॉल्व करेंगी। सिर्फ एक ही कंट्री है जो बाहर की, जिसको इंक्लूड करा गया है वेस्ट एशिया में, और वो है पाकिस्तान। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि क्यों अराकची, क्यों पाकिस्तान और क्यों ये सब जो ये सारी रीजनल प्लेयर्स मिलके एक साथ बात कर रही हैं, तो उससे फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको रीजनल सॉल्यूशन चाहिए है रीजनल प्रॉब्लम्स का, और अगर ईरान बम बना लेता है तो फिर जो रीजन की कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट नहीं करेंगे ईरान को। ईरान विल बी सीन एज अ हेजीमॉन। ईरान पार्टनर कंट्री नहीं दिखेगा। तो ईरान के फायदे में ये है कि वो पार्टनर कंट्री दिखे। पर साथ साथ ईरान में बहुत लोग बोल रहे थे कि बम होना चाहिए। उसके लिए याद करिएगा, कुछ वक्त पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, जो कि मुश्तबा खमेनाई है, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करी थी। उसमें ये कहा था कि मेरे जो सोच है MOU के ऊपर वो अलग है, वो एकदम मिलती नहीं है प्रेसिडेंट पेशेश्कियों से। पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पेशेश्कियों ने जो तय करा है, उन्होंने साइन करा है MOU के ऊपर, मैं उसके साथ चलूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ईरान को बम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हर रीजन अपनी प्रॉब्लम्स की खुद सलूशन ढूंढे,
एक साथ मिलके बाहर के लोगों को ना लाए। और बाहर का सिर्फ मल्टीपोलर वर्ल्ड में दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रशिया, जो ईरान के साथ खड़ी है। तो जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप के तहत अगर उनको पार्टनरशिप बनानी है, रीजनल ऑर्डर लेना है, सब रीजन की कंट्रीज को साथ लेना है, तो उनको बम की जरूरत नहीं है। वो बिना बम के भी लड़ाई जीत चुके हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.